everyone. In this part, we'll discuss the solutions of BCHET 149 का June 2023 का solution. The first question is what is urea cycle and write the various steps involved in urea cycle. Urea cycle एक बहुत ही ज़्यादा probable question है जो इग्नू के एग्जाम में in this or that course आ रहा होता है. So I will put the link in the description. The next one is briefly describe the elongation of polypeptide chain during protein biosynthesis. बेटा जब protein biosynthesis होता है तो protein biosynthesis को हम क्या बोलते हैं? Translation. ठीक है. आई थिंक यू ऑल विल बी अवेयर विद सेंट्रल डॉगमा कि पहले डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए से बनता है प्रोटीन. तो जब प्रोटीन बनता है दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन. उस प्रोसेस में 4 मेन स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है तो फर्स्ट स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड. द नेक्स्ट वन इज इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. अमीनो एसिड एक्टिवेट होंगे, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन बननी स्टार्ट होगी. वंस वो पॉलीपेप्टाइड चेन बननी स्टार्ट हो गई तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो इलोंगेट होगी एंड फाइनली वो टर्मिनेट होगी. इन दिस क्वेश्चन वी ओनली हैव टू डिस्कस अबाउट इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, but yes, I've already covered a video of protein biosynthesis, so I will put the link in the description of that video. Elongation की अगर हम बात करें द फर्स्ट चार्ज टीआरएनए दैट इज टीआरएनए 1 विच कोड फॉर मिथ्योनिन, जो मिथ्योनिन कैरी करता है, ट्रांसफर इट्स अमीनो एसिड दैट इज मिथ्योनिन टू द अमीनो एसिड 2 ऑफ द सेकंड चार्ज टीआरएनए. तो पहले क्या होता है, जो फर्स्ट चार्ज अमीनो एसिड है उसके पास जो फर्स्ट चार्ज टीआरएनए है उसके पास कौन सा अमीनो एसिड है? मिथ्योनिन. वो मिथ्योनिन ट्रांसफर कर देगा किसको? सेकंड अमीनो एसिड को. और जब वो सेकंड अमीनो एसिड को, अब 2 अमीनो एसिड हो गए, फर्स्ट अमीनो एसिड हमारे पास था मिथ्योनिन, ये कनेक्ट हो गया किसके साथ? सेकंड अमीनो एसिड के साथ. और जब 2 अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? अमाइड बॉन्ड, या आप उसको बोल सकते हो पेप्टाइड बॉन्ड. द प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेसेस. द फ्री टीआरएनए 1 ऑन द पी साइड लीव्स द एमआरएनए एंड एमआरएनए मूव्स 1 कोडोन ओवर. अब क्या होगा, जो फर्स्ट वाला था उसने अपना अमीनो एसिड सेकंड वाले को दे दिया, तो ये जो टीआरएनए था जो इसके साथ अटैच था वो टीआरएनए फ्री हो गया. ठीक है. अब ये टीआरएनए फ्री हो गया तो ये वहाँ से चला जाएगा. ठीक है. और अब जो एमआरएनए है वो स्लाइड होगा और स्लाइड होके वो आ जाएगा यहाँ पर. सो द फ्री टीआरएनए ऑन द पी साइड लीव्स द एमआरएनए. जो फ्री टीआरएनए था वो एमआरएनए से अब चला गया और अब एमआरएनए जो है वो स्लाइड हो जाएगा सेकंड पेप्टाइड चेन, मतलब सेकंड अमीनो एसिड. Now, the third charged tRNA find its anticodon matching on the third codon over the A side vacated by leftward movement of 1 codon. अब वो जो एक A साइड थी वो वैकेंट हो गई. अब वहाँ पे आएगा tRNA और वो देखेगा कि कौन सा कोडोन है. उस कोडोन के बेसिस पे वो एंटीकोडोन जो है वहाँ पे मैच होगा और वो आरएनए जो है वो अपना जो उस एंटीकोडोन का जो रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड है वो कैरी करेगा. द इलोंगेशन टेक्स प्लेस बाय ट्रांसफरिंग द डाइपेप्टाइड मिथ्योनिन अमीनो एसिड 2 टू द अमीनो एसिड 3 एंड एमआरएनए शिफ्ट 1 कोडोन लेफ्ट फ्रॉम ए साइड टू पी साइड. अब फिर से जो है वो एक शिफ्ट हो जाएगा. अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो, ये देखो बेटा, ये पूरा है एमआरएनए. ठीक है. इसके ऊपर बेसिकली क्या प्रेजेंट है? कोडोन्स प्रेजेंट है. यहाँ पे अलग अलग साइट है, एक साइट होती है ए, एक होती है पी और एक होती है ई. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अगर आप देखो ये जो मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं टीआरएनए, इनके ऊपर ये जो बॉल्स दिखाई हुई है मतलब कि ये अपने जो रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड्स है वो कैरी कर रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ जो कोडोन है उस कोडोन को रीड करके जिस टीआरएनए के पास उसका रिस्पेक्टिव एंटी कोडोन होएगा वो यहाँ पे आएगा और क्या लेके आएगा? अमीनो एसिड. ठीक है. वो फिर इधर स्लाइड होगा, वो अमीनो एसिड इसको ट्रांसफर कर देगा और वो यहाँ से निकल जाएगा बाहर. ठीक है. तो वो ए साइड से आया पी साइड पे, पी साइड से फिर वो एग्जिट हो जाएगा, निकल जाएगा. तो अब जब वो निकल गया तो ये वाला कोडोन तो रीड हो गया, तो ये एमआरएनए आगे चला जाएगा. अब ये वाला कोडोन रीड होगा तो धीरे धीरे करके एमआरएनए भी जो है वो शिफ्ट होता रहेगा. ठीक है. तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टीआरएनए जो चार्ज हुआ था वो उसके पास कौन सा अमीनो एसिड था? मिथ्योनिन. फिर वहाँ पे आया सेकंड कोडोन को रीड करने के लिए सेकंड टीआरएनए, तो ये जो मिथ्योनिन था वो ट्रांसफर हो गया सेकंड अमीनो एसिड के पास. ठीक है. और इन दोनों के बीच में बन गया पेप्टाइड बॉन्ड. जो फर्स्ट वाला आरएनए था वो निकल गया था. फ्री टीआरएनए ऑन द पी साइड लीव्स. फर्स्ट वाला जो था वो पी साइड पे था और अब वो निकल गया. अब वहाँ पे है सेकंड टीआरएनए, उसके पास अमीनो एसिड 2 है और मिथ्योनिन दोनों अटैच्ड है. अब थर्ड टीआरएनए आया, फाइंड इट्स एंटीकोडोन मैचिंग ऑन द थर्ड कोडोन ओवर ए साइड वेकेटेड बाय द लेफ्टवर्ड मूवमेंट ऑफ 1 कोडोन. अब ए साइड पे जो कोडोन वेकेंट था उसने उसको रीड करा और उससे रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड लाया. द इलोंगेशन टेक्स प्लेस बाय ट्रांसफरिंग द डाइपेप्टाइड मिथ्योनिन अमीनो एसिड 2 टू द अमीनो एसिड 3 और आरएनए फिर से शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड फ्रॉम ए साइड टू पी साइड एज द फ्री टीआरएनए डिसोसिएट. अब सेकंड वाला जो टीआरएनए था वो भी चला गया. द प्रोसेस इज रिपीट. तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे एक टीआरएनए आया, ठीक है, मान लो यहाँ पे टीआरएनए 2 पहले से प्रेजेंट था, ये टीआरएनए 3 आया थर्ड अमीनो एसिड को लेके, इसके पास क्या प्रेजेंट था? इसके पास था अमीनो एसिड 2 और साथ में मिथ्योनिन. इसने क्या करा, ये इसको दे दिया, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया और ये टीआरएनए जो है वो यहाँ से निकल गया. तो अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा यहाँ पे टीआरएनए 3. ठीक है. इसके साथ अमीनो एसिड 3 ये लाया था, अमीनो एसिड 2 और मिथ्योनिन. ठीक है. अब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा पी साइड पे और यहाँ ए साइड वेकेंट हो जाएगी. अब ए साइड पे जो कोडोन होंगे उसके लिए फिर यहाँ पे न्यू टीआरएनए आएगा. ठीक है जी. फिर अगेन ये भी करेगा, जब यहाँ पे टीआरएनए आ जाएगा ये अपनी चेन उसको ट्रांसफर करके ये लीव कर देगा. सो दिस विल हैपन. यही प्रोसेस है इलोंगेशन का.
ठीक है. द प्रोसेस इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन अंटिल द रिक्वायर्ड चेन लेंथ इज रीच. द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन एमआरएनए डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन. जो एमआरएनए के ऊपर कोड्स हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड एंटीकोडोन टीआरएनए पे होंगे जिससे रिस्पेक्टेड वो अमीनो एसिड कैरी कर रहे हैं. तो बेसिकली एमआरएनए के कोडोन्स पे डिपेंड करता है कि कौन से अमीनो एसिड आ रहे हैं और कौन सा प्रोटीन चेन बन रहा है या क्या सीक्वेंस बन रहा है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज एट दिस पॉइंट दैट द पेप्टाइड चेन ग्रोज स्टेपवाइज विद एडिशन ऑफ सिंगल अमीनो एसिड स्टार्टिंग विद द अमीनो टर्मिनल एंड एंडिंग विद द कार्बोक्सी टर्मिनल. तो जो भी अमीनो एसिड चेन बन रही है उसकी बिगनिंग क्या होती है, अमीनो टर्मिनल, और जो लास्ट होता है वो कौन सा होता है, कार्बोक्सी टर्मिनल. द कोडोन्स ऑफ एमआरएनए आर रीड फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड. ठीक है. अगर आप यहाँ पे देखो तो ये मीथियोनिन था जो फर्स्ट टीआरएनए पे था, जो नेक्स्ट टीआरएनए था उसके ऊपर सेकंड वाला अमीनो एसिड था, और इसके अमीनो ग्रुप और इसके कार्बोक्सिल ग्रुप में बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, हमारा पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है जी. दिस इज अगेन द डायग्राम जिसमें ए पी और ई साइड आपको देखने के लिए मिल रहा है. ठीक है. नेक्स्ट वन, हाउ डज द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल एक्सप्लेन द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी. अब आई गेस कि आप सबको या तो बहुत अच्छे से या फिर एक बेसिक आइडिया होगा कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल होता क्या है. ये एक मॉडल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा था. बट यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल क्या है. यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को या फिर मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं. तो हमें ये पता है मेम्ब्रेन जो है वो 2 डायमेंशनल ओरिएंटेशन में है जिसके अंदर प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स, और लिपिड ज़्यादातर फॉस्फोलिपिड होते हैं. तो हम ऐसा एक डायग्राम बनाते भी हैं. ठीक है. इस टाइप का एक डायग्राम बनाते हैं कि एक फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है जिसमें बहुत सारे जो प्रोटीन्स है वो प्रेजेंट है. वो प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन हो सकते हैं, इंटीग्रल हो सकते हैं, पेरिफेरल हो सकते हैं. तो लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है. द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन बाइलेयर इन विच प्रोटीन्स आर डिस्पर्स्ड. द मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर एंड द डिफरेंट कंपोनेंट्स हेल्ड मेयरली बाय नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन. मेम्ब्रेन जो है वो रिजिड नहीं है, वो सेमी फ्लूइड नेचर की है, और इसमें जो कंपोनेंट्स, ये जो लिपिड और प्रोटीन आपस में एक दूसरे के से लिंक्ड है, या कभी कभी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मोइटीज भी प्रेजेंट होती हैं. कोई कभी हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, ग्लाइको मतलब वहाँ पे कोई ग्लूकोज या ग्लाइकोजन या ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. ठीक है. तो ये सारे जो होते हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन से. द लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू परफॉर्म लेटरल मूवमेंट विद इन द ओवरऑल बाइलेयर. इनके बीच में लेटरल मूवमेंट जो है वो इजीली हो सकती है बाइलेयर के बीच में. तो एक चीज़ ये इसको परमिट कर रही है चीज़ों को मूव करने के लिए. द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज रेगुलेटेड बाय कोलेस्ट्रॉल कंटेंट. मेन अगर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी की बात करें तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, कोलेस्ट्रॉल पे प्लस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पे एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. ये दो चीज़ें जो है वो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को, क्योंकि अगर मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होगी तभी वो चीज़ों को अलाउ करेगी मूव करने के लिए. तो इसमें कोलेस्ट्रॉल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. The unsaturated fatty acid residues disrupt the highly ordered packing of fatty acid chain and thus increase fluidity. तो जितने ज़्यादा unsaturated fatty acids होंगे उतनी ज़्यादा उस membrane में fluidity होगी. तो बेसिकली देर आर 3 मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी. एक होता है टेम्परेचर, एक होता है कोलेस्ट्रॉल और एक होता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर विल अफेक्ट हाउ द फॉस्फोलिपिड मूव एंड हाउ क्लोज टुगेदर दे आर फाउंड. व्हेन इट्स कोल्ड दे आर फाउंड क्लोजर. जब टेम्परेचर कम होता है तो आप समझ सकते हो चीज़ें फ्रीज हो जाती हैं, तो वो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं. और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो इजीली एक दूसरे से दूर मूव कर सकते हैं, तब उसकी परमेबिलिटी और फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी. कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द फॉस्फोलिपिड लेयर हेल्पिंग द बाइलेयर स्टे फ्लूइड इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन. कोलेस्ट्रॉल होल्ड द फॉस्फोलिपिड टुगेदर सो एज दे डू नॉट सेपरेट टू फार. कोलेस्ट्रॉल जो है वो इन लिपिड मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़ के भी रखता है, बट स्टिल इनमें फ्लूइडिटी मेंटेन रखने का काम करता है. Letting unwanted substances in or compact too tightly restricting movement across the membrane. तो वो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सेपरेट ना हो जाए मॉलिक्यूल, ताकि अनवांटेड चीज़ें अंदर जाए या बाहर आए, तो ऐसा कुछ ना हो. विदाउट कोलेस्ट्रॉल द फॉस्फोलिपिड इन आवर सेल विल स्टार्ट टू गेट क्लोजर टुगेदर व्हेन एक्सपोज टू कोल्ड. अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो अभी हमने पढ़ा कि अगर टेम्परेचर कम होता है तो ये एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होने लग जाते हैं, क्लोज टुगेदर होने लग जाते हैं. तो ये इतने कॉम्पैक्ट होने लग जाएंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो इसके क्रॉस पास नहीं करेंगे. ठीक है. एक चीज़ बेटा ध्यान रखो, ये है प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई. प्रोटीन और लिपिड क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जनरली नॉन पोलर होते हैं. जितनी भी नॉन पोलर चीज़ें हैं ना वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चले जाती हैं. ठीक है. ईदर थ्रू डिफ्यूजन, चाहे वो पैसिव डिफ्यूजन हो या वो एक्टिव डिफ्यूजन हो या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो. ठीक है. उसके अलावा अब अगर आ जाती है कोई पोलर मॉलिक्यूल लाइक कोई आयन्स हैं, तो उनके लिए चैनल्स होते हैं. जैसे आपको पता है एटीपी सोडियम पोटेशियम पंप होता है या एटीपेजेस होते हैं. ये जो होते हैं जैसे ग्लूट मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो देर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स और सर्टेन चैनल्स विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पोलर चीज़ों की मूवमेंट को अलाउ करते हैं. ठीक है. उसके बाद आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट कर पा रही हैं. इसका एक रीज़न कोलेस्ट्रॉल भी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इनको बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होने दे रहा. अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो ये मॉलिक्यूल्स मतलब ये आपस में इतने क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे कि स्मॉल मॉलिक्यूल, गैसेज या किसी भी चीज़ को ये
पास थ्रू नहीं करने देंगे। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर व्हाट मेक अप द फॉस्फोलिपिड टेल। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर चेन ऑफ कार्बन एटम दैट हैव ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है वो कार्बन एटम जिनके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। द चेन्स आर स्ट्रेट एंड easy to pack tightly. Unsaturated fats are chains of carbon atom that have double bond or triple bond. The double bond create a kink in the chain, make it harder for the chain to get tightly packed. तो इन नटशेल आप ये मान सकते हो कि अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज होंगे तो मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है जी। सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमें दिख रहे हैं फॉस्फोलिपिड लेयर, ठीक है, और बीच में प्रोटीन जैसे हो गया इंटीग्रल प्रोटीन, ये हो गए ग्लाइकोप्रोटीन, कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो गए या ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट हो गए। यहाँ पे हो गया हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन और बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हाउ डज एंजाइम कंट्रीब्यूशन टू द लोअर ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है हमें ये पता है कि जो एंजाइम्स है वो रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, कैटलाइज करके क्या करते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर कैसे रहे हैं। ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन रिजल्ट फ्रॉम रैंडम कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। जो भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोलिजन होती है, और ये क्या करते हैं, ये उसी कोलिजन को ना थोड़ा एक बेटर वे में, एक ऑर्डर्ड वे में करवा देते हैं, जिसकी वजह से रिएक्टेंट जो है वो ईजिली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। दिस मीन्स दैट reactant have to come very close to each other. In a non-enzymatic reaction, the probability of such an event is low. अब अगर कोलिजन हो रही है, ठीक है, इनमें न्यू बॉन्ड बनेंगे और न्यू बॉन्ड ब्रेक होंगे, अगर ये एक दूसरे से फार अपार्ट रहेंगे तो वो जो कोलिजन है वो सक्सेसफुल कोलिजन नहीं हो पाएंगी। या फिर इनमें से अगर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो पास पास हैं, उनमें तो कोलिजन होगी, वो तो प्रोडक्ट में चेंज हो गई, ठीक है, लेकिन जिसके बीच में इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पा रही वो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के क्लोज विसिनिटी में ला रहा है, जिसकी वजह से इनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन हो और एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाए, कम एनर्जी स्पेंड करे। ठीक है। तो बेसिकली कोई भी रिएक्शन का एक रीज़न क्या है, कोलिजन होना, इफेक्टिव कोलिजन होना। अगर कोई नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी लो है, क्योंकि कोलिजन जो है वो कितनी होंगी हमें नहीं पता। इवन इफ द रिएक्टेंट्स कोलाइड, मोस्ट ऑफ द कोलिजन आर नॉट इफेक्टिव, दैट इज दे डू नॉट रिजल्ट इन केमिकल रिएक्शन। ओनली दोज कोलिजन विल बी इफेक्टिव एंड yield product where the reactant molecules have adequate energy and their participating group in the reaction are properly oriented with respect to each other. तो कोलिजन कब सक्सेसफुल होंगी, वो तभी इफेक्टिव होंगी, तभी सक्सेसफुल होंगी अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास उतनी एनर्जी है जितनी होनी चाहिए उस कोलिजन के लिए, प्लस जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में, उनकी अरेंजमेंट ऐसी है कि वो कोलिजन जो है वो इफेक्टिवली हो, वो इफेक्टिवली बॉन्ड्स ब्रेक हो और नए बॉन्ड्स बने। ठीक है। However, such an effective collision is a rare event and occurs with a low probability. Further, the proper orientation of group causes a decrease in entropy of the system. अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, प्रॉपर अरेंजमेंट होगी, तो जो फ्री एनर्जी लॉस होता है ना वो कम हो जाएगा। दिस डिक्रीज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, फ्री एनर्जी, जो फ्री एनर्जी लूज हो रही है। ठीक है। अब वो जो फ्री एनर्जी थी वो लूज नहीं हो रही, एंट्रोपी रिड्यूस हो गई। तो अगर एंट्रोपी कम हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है वो अपने आप बढ़ जाएगी, कंट्रीब्यूट टू हाई वैल्यूज फॉर फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्योंकि जितनी एनर्जी अब ड्रेन हो रही थी, वेस्ट हो रही थी, लेकिन उतनी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, तो उतनी एनर्जी कहाँ जा रही है, उतनी एनर्जी हो रही है रिएक्शन को कंप्लीट करने में, रिएक्शन को कैरी आउट करने में वो एनर्जी जो है वो यूज हो रही है। इन सिंपल वर्ड्स, एन एंजाइम ऑन द अदर हैंड पोजेस एन एक्टिव। तो एक तो चीज़ हो गई कोलिजन होनी चाहिए, दूसरी बात क्या होगी, एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट क्या करती है, एक्टिव साइट बाइंड करती है रिएक्टेंट्स को, मतलब कि इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स को। अगर वो उनके साथ बाइंड कर रही है तो वो उनके एक दूसरे के क्लोज इनफ ला रही है। अगर वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ रही है तो अगेन उसमें जो इफेक्टिव कोलिजन है वो बढ़ जाएगी, और इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का मतलब है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या जब पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल्स दे कम क्लोज इनफ सो दैट द कोलिजन बिटवीन देम कैन मेक आउट टू फॉर्म द प्रोडक्ट। As a result of this effective, extremely high concentration of reacting molecules are attained, resulting in a large increase in reaction rates. जब ऐसे बहुत सारे reacting molecules एक दूसरे के पास आ जाते हैं, कोलिजन अच्छे से होने लग जाती है, तो वो reaction rate, reaction की speed को बढ़ा देता है। Thus, enzyme collect substrates from the reaction medium and make them to collide. By constructing model organic compounds, the proximity of effect of an enzyme has been mimicked, in which two groups were attached to a single molecule. It has been demonstrated that a rate increase of about 10 is by 4-fold can be realized by this factor alone. तो यही जब एक इफेक्ट, एक मॉडल या एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा गया और उन्होंने देखा कि ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स को एंजाइम के साथ बाइंड कर दें या प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट से अगर हम उसको कोलाइड करते हैं, रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो रिएक्शन की जो स्पीड थी वो 10,000 टाइम्स इंक्रीज हो गई थी। The other condition for fruitful collision, namely the proper orientation of the reacting groups, is also realized by the enzyme. तो सेकंड चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो कोलिजन प्रॉपर होनी चाहिए, उसके लिए मॉलिक्यूल्स का प्रॉपरली ओरिएंट होना, अरेंज होना भी जरूरी है। एक तो हो गया प्रॉक्सिमिटी, पास पास होना चाहिए, पास पास के साथ साथ सही तरीके से भी अरेंज होना चाहिए। द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम विद द हेल्प ऑफ इट्स बाइंडिंग ग्रुप होल्ड द इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स इन अ करेक्ट रिजिड ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो जब एंजाइम और रिएक्टेंट, या जब हम कह सकते हैं सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करता है, तो अगर ये एक एंजाइम है तो यहाँ पे सबस्ट्रेट आके क्यों बाइंड कर रहा है, क्योंकि
यहाँ पे कुछ बाइंडिंग ग्रुप्स हैं, ये कुछ अमीनो एसिड है जिसकी वजह से स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है यहाँ पे आके बाइंड कर रहा है। अब ये आके बाइंड हो गया तो ये ओरिएंटेशन बहुत रिजिड है, ठीक है, और ये इस तरीके से अरेंज है कि अब बाकी मॉलिक्यूल भी इधर आके ईजिली कोलाइड कर सकते हैं। दस सबस्ट्रेट्स आर प्रिसाइजली ओरिएंटेड एट द एक्टिव साइट एंड हेंस प्रॉपर्ली पोजिशन फॉर द रिएक्शन। दिस ओरिएंटेशन इफेक्ट हैज ऑल्सो बीन इमिटेटेड एंड द रेट इंक्रीज ऑफ 10⁻⁴ ऑब्जर्व। तो बेसिकली हमने देखा कि दो इफेक्ट्स है बेटा, एक हो गया हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास ले आए तो उसकी वजह से उनकी जो इफेक्टिव कोलिजन है वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा हमारा इफेक्ट क्या कहता है कि ओरिएंटेशन इफेक्ट। ओरिएंटेशन इफेक्ट ये चीज़ बोलता है, ओरिएंटेशन इफेक्ट कहता है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वहाँ पे सबस्ट्रेट इस तरीके से बाइंड होता है, इतने मतलब इस करेक्ट पैटर्न में बाइंड होता है कि वो रिएक्शन फटाफट से हो जाता है। दस अ टोटल एनहांसमेंट ऑफ 10⁸ रिजल्ट्स फ्रॉम प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन इफेक्ट अलोन इन एंजाइम कैटालिसिस। विद दीज इफेक्ट एन एंजाइम ओवरकम द अनफेवरेबल एंट्रोपिक बैरियर, या जो भी एनर्जी बैरियर है उसको इजीली ओवरकम कर लेता है विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन। However, the enzyme pays a price to overcome the loss of entropy. It is the binding energy of enzyme substrate interaction at the active site which is used to pay for the price. It is thus easy to understand that the how enzyme decreases the free activation energy of the reaction. देखो अब क्या हो रहा था, जब कोलिजन हो रही थी, अब जब ये सारे पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है सिस्टम से, ठीक है, और ये एनर्जी लॉस को हमने क्या बोल दिया, एंट्रोपी। बहुत सारी एनर्जी जो है वेस्ट हो रही है, वेस्ट हो रही है, वेस्ट हो रही है। एक टाइम आएगा जब एक दूसरे के पास पास आएंगे, इफेक्टिव कोलिजन होगी और उसके बाद जाके वो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो अगर हमने इस लॉस ऑफ एंट्रोपी को बढ़ाना है तो हमने क्या यूज़ करा, हमने यूज़ करा एंजाइम। एंजाइम इन मॉलिक्यूल्स को पास में लेके आए, प्रॉक्सिमिटी हुई, और प्लस एंजाइम ने जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करा तो ओरिएंटेशन हुई। तो इसकी वजह से ये जो एनर्जी लॉस था वो डिक्रीज हो गया। लेकिन अभी ये थोड़ा ना कि अब जीरो एनर्जी पे रिएक्शन हो जाएगा, कुछ एनर्जी तो हमें देनी पड़ती है। अगर आपने देखा हो ग्राफ किस टाइप का होता है ठीक है, कि एनर्जी पहले इतनी जाएगी फिर कम होगी। तो हमने कहा था कि अगर नॉर्मली रिएक्शन में एनर्जी इतनी लग रही है तो एंजाइम यूज़ करने के बाद वो एनर्जी इतनी हो जाएगी यहाँ पे। तो ये लॉस ऑफ एंट्रोपी तो कम हुई, बट अभी भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो हमें देनी पड़ रही है ना, क्यों, इस एंजाइम और सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए। सो दैट इज द प्राइस विच हैज़ टू बी पेड, बट इट स्टिल डिक्रीजेज द टोटल एनर्जी फॉर द टू कैरी आउट दैट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है ओरिएंटेशन इफेक्ट कि कैसे मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास लाते हैं और कैसे मॉलिक्यूल्स को अरेंज करते हैं जिसकी वजह से उनका जो रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज होता है। और यहाँ पे दिखाया हुआ है बेटा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। Another contributing factor for enzyme catalysis is induced with. अब नेक्स्ट फैक्टर क्या है, induced with. This suggests that when an enzyme substrate complex is formed, the conformation of both enzyme as well as substrate changes. This conformation change in the substrate produces a stain in the form of distort. तो बेसिकली बेटा क्या हो रहा है, जब वो सबस्ट्रेट आके एंजाइम से बाइंड कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे इस साइड पे जब वो बाइंड कर रहे हैं तो इट इज अंडर अ स्ट्रेन। उस ट्रेन की वजह से उसके उस मॉलिक्यूल के, अगर मान लो कोई भी मॉलिक्यूल था लाइक लेट्स से ए बी सी इस टाइप का उसका कुछ भी अरेंजमेंट था, तो अब उसकी जो बॉन्ड लेंथ है उस पर स्ट्रेन आ रहा है, उसका जो बॉन्ड एंगल है उस पर स्ट्रेन आ रहा है, तो वो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होने लग जाएगी, बॉन्ड एंगल शॉर्टन होने लग जाएगा या ब्रेक होने लग जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी ट्रांजिशन स्टेट में आएगा। और जब वो अपनी ट्रांजिशन स्टेट में आएगा तो धीरे धीरे करके वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो हम बोलते हैं ना कि अगर हम एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट करें तो पहले क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे जो स्ट्रेन है जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल चेंज हो रही है, मतलब कि बॉन्ड फॉर्मेशन चेंज हो रही है, एंड इवेंचुअली एंजाइम अलग हो गया एंड वी आर अवेलेबल विद द प्रोडक्ट, ठीक है। तो बेसिकली इट हैज़ बीन शोन दैट सब्जेक्टिंग अ सबस्ट्रेट टू स्ट्रेन कैन इंक्रीज इट्स रेट ऑफ रिएक्शन बाय अ फैक्टर ऑफ 10⁻⁸। लास्टली सबसे जो चौथी चीज़ है वो ये कि जो भी एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वहाँ पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स है। कभी कभी कोई अमीनो एसिड्स होते हैं, कभी कभी हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट होते हैं, कभी वहाँ पे मान लो कोई प्रोटोन डोनर्स या प्रोटोन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट है, कोई एसिडिक या बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है जो उस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या प्रोटॉन डोनेट या विड्रॉ कर रहा है या कुछ भी उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जो है वो इवेंचुअली चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। इसीलिए तो ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है। ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाए और वो सबस्ट्रेट हमेशा वही प्रोडक्ट बनाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर हमने सपोज कोई भी एक मॉलिक्यूल लिया है और उसमें उसी को हमने डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स के साथ ट्रीट करा, तो हर एंजाइम के साथ डिफरेंट एंजाइम के साथ ट्रीट करने पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक बाइंडिंग तो हो रही है, स्पेसिफिक बाइंडिंग के साथ क्या हो रहा है कि अब वो बाइंडिंग होने के बाद वो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि एक्टिव साइट के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट थे जो इजीली वो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे थे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो देयर आर 3 to 4 फैक्टर्स कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कैसे कर देते हैं। पहला हो गया प्रॉपर ओरिएंटेशन, जिसको हमने बोला ओरिएंटेशन इफेक्ट या प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। उसके अलावा यहाँ पे इंड्यूस फिट इफेक्ट बोल सकते हैं, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट के ऊपर स्ट्रेन आ रहा है, उसके बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज हो रही है। उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्टिव साइट के ऊपर डोनर्स या एक्सेप्टर्स जो है वो प्रेजेंट है जो कि हेल्प कर रहे हैं सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होने में।
The next question is write short note on any two of the following: gluconeogenesis, electron transport chain and ketone bodies. तो पहले आ जाते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज बनना फ्रॉम एनी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, अलग से किसी सोर्स से. ठीक है. तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है? ग्लाइकोलिसिस इज द मेजर सोर्स ऑफ एटीपी फॉर स्केलेटल मसल ड्यूरिंग स्टर्नस एक्टिविटी. एज अ रिजल्ट लैक्टेट जो है वो हमारी मसल्स में एक्यूमुलेट होता रहता है. इन रेस्टिंग कंडीशन एक्सेस लैक्टेट इज ट्रांसपोर्टेड टू लीवर वेयर इट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज. तो जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स, फ्रॉम अदर नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो इसकी डेफिनेशन है कन्वर्जन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस. यहाँ हमने एक एग्जांपल दे दिया लैक्टेट का, कि लैक्टेट एक्यूमुलेशन होती है, वो लैक्टेट भी इवेंचुअली क्या होता है, वो चेंज हो जाता है ग्लूकोज में. ठीक है. उसके अलावा ग्लिसरोल एंड सम अमीनो एसिड्स आर अदर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो अगर हम बात, देयर आर फ्यू मॉलिक्यूल्स जो कि ग्लूकोज बनाते हैं विद नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल. एक तो बेटा हमने पढ़ लिया लैक्टेट, लैक्टेट से ग्लूकोज बनता है. उसके अलावा एक हो गया ग्लिसरेल, एज द नेम ऑलरेडी सजेस्टेड इन द सेकंड पैराग्राफ. उसके अलावा एक होता है प्रोपेनॉइल कोएंजाइम, सॉरी. ठीक है. और उसके अलावा कुछ अमीनो एसिड्स जो ग्लूकोनियोजेनिक अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना, सॉरी, हाँ. ठीक है. हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अमीनो एसिड कुछ कीटोजेनिक होते हैं विच प्रोड्यूसेस कीटोन बॉडीज, और कुछ ग्लूकोजेनिक होते हैं जो कि ग्लूकोज या ग्लाइकोजन बनाते हैं. तो ये बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इवेंचुअली फाइनली क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है. और ये रिएक्शन हो कहाँ रहा है? ये रिएक्शन मेनली हो रहा है लिवर के अंदर, लिवर सेल्स के साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में और माइटोकॉन्ड्रिया में. So, glycerol and some amino acids are starting material for gluconeogenesis, which become important under conditions of starvation. Under these conditions, glucose level in the blood to be maintained at 80 to 1. देखो हमारा जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है वो बॉडी हमेशा ट्राई करती है कि उसको मेंटेन करे, अनलेस एंड अनटिल अ पर्सन इज डायबिटिक एंड अनलेस एंड अनटिल अ पर्सन इज इन डिजीज कंडीशन. अदरवाइज अगर आप कभी मीठा ज़्यादा खा रहे हो तब भी बॉडी उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगी, ग्लाइकोजन बनाएगी या बॉडी से रिलीज करेगी. और अगर हम कभी स्टार्विंग में है, फास्टिंग में है, या हमने मीठा छोड़ दिया, हम ग्लूकोज कम खा रहे हैं, तब भी बॉडी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की हेल्प से ट्राई करेगी कि ग्लूकोज बनाए, सो दैट ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर ये जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहे. ठीक है. तो वो कैसे कर रही है? बाय कन्वर्टिंग नॉन कार्बोहाइड्रेट मटीरियल इनटू ग्लूकोज, बिकॉज ब्रेन को ग्लूकोज बहुत जरूरी है एज प्राइमरी fuel. The pathways of gluconeogenesis and entry point for lactate, amino acid and glycerol are shown in the figure. Many reactions are common to glycolysis but proceeding in opposite direction. Basically हो क्या रहा है? Basically glycolysis को ही opposite कर रहे हैं. अगर आप glycolysis देखो, एक सेकेंड, हाँ ये रहा. अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस हमने ऐसे पढ़ा था, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट एंड सो ऑन टिल पायरुवेट. हाँ यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे हमने फॉस्फेनॉल पायरुवेट के बाद हमने पायरुवेट पढ़ा हुआ है सीधा. ठीक है. ये ऑक्सैलो एसीटेट हमने नहीं पढ़ा इन ग्लाइकोलिसिस. अब इसमें से कुछ रिएक्शन जो है ना वो नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे कि ये फर्स्ट रिएक्शन ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ये नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन है. फ्रक्टोज 6 से जब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनता है, ये वाला रिएक्शन जो है वो नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन है, वो रिवर्सिबल नहीं है. तीसरा रिएक्शन पीईपी से जब पायरुवेट बनता है, पीईपी से जब क्या बनता है? पायरुवेट बनता है. ये रिएक्शन भी नॉन रिवर्सिबल है. अगर ये सारे रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं फिर तो ईजी था, फिर सीधा रिएक्शन उल्टे 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 चलता और ग्लूकोज बन जाता. ठीक है. बट अभी यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे. अब अगर आप यहाँ पे देखो ना बेटा, जैसे अभी मैंने बताया था कि देयर आर 3 to 4 मॉलिक्यूल्स जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं. जैसे लैक्टेट होता है, पायरुवेट होता है, एलानिन होता है, ग्लिसरोल होता है. ये पहले क्या करते हैं? ये चेंज हो जाते हैं पायरुवेट में. अब लैक्टेट जो है वो भी पहले किस में चेंज हो गया? पायरुवेट में. एलानिन या कोई भी अगर ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? पायरुवेट में. पायरुवेट फर्दर चेंज होगा किसमें? ऑक्सैलो एसीटेट में. तो आपको ये ध्यान रखना है कि पायरुवेट जो है वो किस में चेंज हो रहा है? ऑक्सैलो एसीटेट में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. ठीक है. और ऑक्सैलो एसीटेट देन कन्वर्ट्स इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फिर ये पीईपी में कन्वर्ट हो जाता है, और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पीईपी कार्बोक्सीकाइनेज. ठीक है. उसके बाद ये पीईपी, अब ये वाले रिएक्शन तो हमारे रिवर्सिबल है. ठीक है. तो ये रिवर्स होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा. अब यहाँ पे जो आएगा, जो सा रिएक्शन नॉन रिवर्सिबल था, जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं था, ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं था, तो ये होगा बट विद डिफरेंट एंजाइम. यहाँ पे एंजाइम सेम काम नहीं करेगा. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे. तो कमिंग बैक टू द थ्योरी पार्ट, द डिफरेंस लाई इन 3. तो बेसिकली क्या हो रहा है? ग्लाइकोलिसिस ही हो रही है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में. द डिफरेंसेस लाई इन 3 स्टेप्स. 3 स्टेप जो है वो अलग है. पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनना, क्योंकि वो इरिवर्सिबल था. जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं तो पीईपी किस में चेंज होता है? पायरुवेट में. अगर ये स्टेप रिवर्सिबल होता तो ये सीधा सीधा बैकवर्ड में हो जाता कि पायरुवेट भी पीईपी में चेंज हो जाता. बट ये इरिवर्सिबल स्टेप है. पायरुवेट डायरेक्टली पीईपी में चेंज नहीं हो सकता. तो अभी हमने पढ़ा पायरुवेट किस में चेंज हो रहा है? पहले पायरुवेट चेंज हो रहा है ऑक्सैलो एसीटेट में, और फिर ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो चेंज हो रहा है पीईपी में. ठीक है. उसके अलावा कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, सेकंड रिएक्शन, और ये वाला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज. तो
एक सेकेंड, कमिंग बैक टू दैट स्लाइड। हाँ जी बेटा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का जो कन्वर्ट होना है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ये डिफरेंट वे में हो रहा है, ये सेम वे में नहीं हो रहा है जैसे ग्लाइकोलिसिस में होता था। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी डिफरेंट वे में हो रहा है, बिकॉज इट इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग इन द सेम वे, बिकॉज दिस इज नॉट द रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इट मे बी रिकॉल दैट दीज आर द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट द स्टेप्स ऑफ लार्ज एनर्जी ड्रॉप, प्रैक्टिकली इरिवर्सिबल। लार्ज एनर्जी ड्रॉप मतलब क्यों? जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ना, तो डेल्टा जी की वैल्यू हाईली नेगेटिव होती है। हाईली नेगेटिव मतलब ये रिएक्शन इजीली फॉरवर्ड में तो कैरी हो जाएगा, बट अब इसमें इतना एनर्जी ड्रॉप हुआ तो ये रिएक्शन रिवर्स में नहीं कैरी हो सकता अच्छे से। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस है वो हाईली इरिवर्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ड्रॉप होता है, मतलब यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो अब हो क्या रहा है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, बायोटिन डिपेंडेंट पायरुवेट कार्बोक्सिलेट टू फॉर्म ऑक्सैलो एसीटेट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो पायरुवेट है वो किस में चेंज हो रहा है? ऑक्सैलो एसीटेट में। और यहाँ पे उसको चेंज करने के लिए चाहिए क्या? उसको चेंज करने के लिए चाहिए एटीपी प्लस बायोटिन प्लस, क्योंकि ये कार्बोक्सिलेशन है तो CO2 तो चाहिए ही चाहिए, और एंजाइम कौन सा हो गया? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, सॉरी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेट बोल लो या कार्बोक्सिलेज बोल दो। द लेटर इज देन डीकार्बोक्सिलेटेड एंड फॉस्फोराइलेटेड बाय इट्स रिएक्शन विद अनदर हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड नेमली गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। उसके बाद क्या होगा बेटा? ये जो ऑक्सैलो एसीटेट बना, सेकेंड लेट मी रिमूव दिस। हाँ जी, ये जो ऑक्सैलो एसीटेट बना, ये ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो डीकार्बोक्सिलेट होगा, ये जो CO2 ऐड हुआ था वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है किसमें? PEP में। यहाँ पे CO2 रिलीज हो जाता है, यहाँ पे GTP रिलीज होता है। ठीक है, और रिएक्शन को कैटलाइज करने वाला एंजाइम कौन सा है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रही है, इसलिए क्या हो गया? कार्बोक्सी काइनेज। अब हमारे पास आ गया ऑक्सैलो एसीटेट। अब फर्दर note the expenditure of two high energy phosphate bonds ATP and GTP in the conversion of pyruvate into phosphoenol pyruvate, whereas only one such bond was established as ATP in the direction of glycolysis। जब ये रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस में हो रहा था, जब PEP चेंज हो रहा था पायरुवेट में, तब क्या रिलीज हो रहा था? ATP। ठीक है, लेकिन अब इस रिएक्शन को उल्टा करने के लिए हमें दो एनर्जी मॉलिक्यूल यूज करने पड़ रहे हैं, ATP भी और GTP भी। This extra energy input make the otherwise energetically unfavorable conversion of pyruvate into phosphoenol pyruvate feasible। तो इसीलिए अब ये वाले मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमने हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो यूज़ करें, इसकी वजह से ये जो रिएक्शन है, जो कि हाई एनर्जी रिएक्शन है, ये हम कैरी आउट कर पा रहे हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस मेनली कहाँ होता है? लिवर में होता है। इट इज़ नॉट जस्ट द रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ये सिर्फ ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ 3 मेन स्टेप्स एज आई टोल्ड यू। पायरुवेट से PEP बनना, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना। तो ये जो रिएक्शन है ना, वो इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना देते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हो कि कौन कौन से सबस्ट्रेट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, जैसे लैक्टेट, ग्लिसरॉल, एलानिन, अमीनो एसिड हो गया। उसके अलावा भी और बहुत सारे अमीनो एसिड जो है वो यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। और अगर हम बात करें कि ग्लिसरॉल कैसे चेंज होता है उसमें ग्लूकोज में, तो बेटा जो ग्लिसरॉल होता है वो पहले चेंज हो जाता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में, फिर वो चेंज होता है DHAP में। अब अगर वो DHAP में चेंज हो गया, दैट मीन्स इट इज़ नाउ वन ऑफ द मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन ग्लाइकोलिसिस। तो ये रहा ग्लिसरॉल जो था वो पहले चेंज हुआ ग्लिसरॉल 1 फॉस्फेट में, ग्लिसरॉल 1 फॉस्फेट चेंज हो गया डाई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन में, और फिर वो फर्दर रिवर्स ग्लाइकोलिसिस फॉलो करेगा। बट दिस इज नॉट ट्रूली रिवर्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिएक्शन जो हैं एज दिस वन एंड दिस वन ये डिफरेंट होंगे। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे एंजाइम्स के नाम नोट करना चाहो तो यहाँ पे 4 मेन एंजाइम है जो काम कर रहे हैं। पहला है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, ये किस लिए यूज़ हुआ था? ये यूज़ हुआ था पायरुवेट को किस में कन्वर्ट करने में? ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करने में। दूसरा एंजाइम था हमारा PEP कार्बोक्सी काइनेस। ये किस लिए यूज़ हुआ था? ऑक्सैलो एसीटेट को PEP में चेंज करने में। तीसरा इंपॉर्टेंट एंजाइम जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को चेंज करेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, वो हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज। ठीक है, और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को चेंज करेगा ग्लूकोज में, वो हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ठीक है, तो ये 4 एंजाइम जो हैं जो हेल्प कर रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में। नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, अगर आप चैनल पे जाकर वीडियोस में ओल्डेस्ट पे जाओगे तो जो स्टार्टिंग की वीडियोस है वो बेटा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है। लाइक उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर, इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है विच इज रिलेटेड टू योर कोर्स। ओके, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज वीडियोस। कीटोन बॉडीज रिपीटेड क्वेश्चन है, हम जून 2022 के पेपर में कर चुके हैं। द नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब द मेथड ऑफ फ्रैक्शनेशन ऑफ सब सेलुलर ऑर्गेनेलेज।
इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम सेल में से अलग-अलग ऑर्गेनेल्स निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम न्यूक्लियस को स्टडी कर रहे हैं, हम माइटोकॉन्ड्रिया को कर रहे हैं, हम गोल्गी को कर रहे हैं, तो हम कैसे करते हैं? तो उसका सिंपल सा तरीका है, हमने जो टिश्यू या सेल लिया, उसको होमोजेनेट कर लिया, अल्कोहल या किसी भी सॉल्यूशन में अच्छे से उसको डिसॉल्व कर लिया, फिर सेंट्रीफ्यूज करा। सेंट्रीफ्यूज करने पे जो ऊपर का सुपरनेटेंट होगा, बेसिकली उसके अंदर लाइटर या लो डेंसिटी वाली चीज़ें आ जाती हैं। जो डेंस मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके नीचे पेलेट फॉर्म हो जाती है। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल सेंट्रीफ्यूगेशन आप बोल सकते हो या रिपीटेड सेंट्रीफ्यूगेशन आप बोल सकते हो। हमने क्या करा, जैसे अगर आप देखोगे 600 जी पे सेंट्रीफ्यूज करा, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो पेलेट्स थी उसमें न्यूक्लियस आ गया, क्योंकि न्यूक्लियस बीइंग द हेवीएस्ट वो जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं। जो सुपरनेटेंट बना, हमने उसको अगेन सेंट्रीफ्यूज करा 15,000 टू 20,000 जी पे। ठीक है? उसके बाद हमें जो पेलेट्स मिली, उसके अंदर हमें मिल गया माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज़ अगेन अ हेवी ऑर्गेनेल है। फिर जो साइटोसोलिक फ्रैक्शन था, या जिसको हम सुपरनेटेंट बोलते हैं, हमने उसको फिर से वो करा, सेंट्रीफ्यूज करा वॉश करके, और फिर जो थी, फिर हमें पेलेट्स मिली जिसके अंदर हमें अलग-अलग फ्रैक्शन के अलग-अलग छोटे ऑर्गेनेल्स मिल रहे हैं। So in order to study the composition and metabolic role of various subcellular organelles, it become necessary that each of the organelles are isolated. तो अगर हमने हर एक ऑर्गेनेल का रोल देखना है, तो पहले ज़रूरत है हर एक को सेपरेट करके स्टडी करने की। अब सेपरेट कैसे कर सकते हैं? प्रिंसिपल क्या है? द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ ऑर्गेनेल। कुछ जो ऑर्गेनेल्स है वो बहुत लाइट है, लेकिन कुछ ऑर्गेनेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा डेंस है। Hence, by a process of differential centrifugation, organelles of a cell may be separated from one another. So, process कौन सा है? Differential centrifugation. In this technique, the tissue that is like rat liver is homogenized in a medium of isotonic sucrose using a homogenizer. The tissue homogenate is then subjected to centrifugation at different speed for specific time interval, so that increasing gravitational force is exerted and organelles are separated on the basis of their size and weight. तो धीरे धीरे करके वन आफ्टर द अदर जब हम सेंट्रिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो हम उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंक्रीज कर देते हैं। अगर आप देखो, पहले हमने 600 जी पे करा था, 15,000 टू 20,000 पे करा, फिर नियरली 1 लाख जी पे करा। दस न्यूक्लियाई एट फर्स्ट, सबसे पहला कौन सा एलिमेंट हो रहा है? न्यूक्लियस, क्योंकि सबसे हेवीएस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट डेंस मटेरियल हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, वो सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे माइक्रोसोमल फ्रैक्शंस। Subcellular fraction thus obtained are metabolically active. Example, mitochondrial oxidative phosphorylation can be easily demonstrated with isolated mitochondria. और ये ऑर्गेनेले डिस्टॉर्ट नहीं हो रही, खराब नहीं हो रही, एक्टिव है। इसीलिए हमने जो माइटोकॉन्ड्रिया आइसोलेट करा, अगर हम उसमें फॉस्फोराइलेशन देख के स्टडी कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है these organelles are still active. So in this part we are doing only this much. In the next part we'll continue, otherwise the video will be too long. Hope you are doing well, hope आपके doubts clear हो रहे हो. Study well, all the best, and thank you so much. Keep studying.